जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को आप सब लोग कर रहे होंगे। सबका स्वागत है। अर्ली मॉर्निंग रीहू, राकेश, अनीश भाई, राहुल, मोहम्मद फैज़ान, सुप्रिया, रंजीत, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे समाज सुधार आंदोलन को, जिसमें आज की शुरुआत होने वाली थी आर्य समाज से। आर्य समाज कल हमने यहाँ पर छोड़ा था। जो मैं चीज़ें महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूँ ये इसी उम्मीद के साथ में कि आप एक अच्छा रिवीजन उन सब चीज़ों का कर लेंगे। तो आज की कक्षा में हमको पढ़ना है आर्य समाज। आर्य समाज आप सुनते होंगे, आपके गांव में आसपास भी लोग आर्य समाजी होंगे। तो वो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो 1875 में वो की थी आपका मुंबई में। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। संस्थापक हैं इसके, जिनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनके पहले गुरु ऋषि संपूर्णानंद थे। इन्होंने स्वामी की उपाधि इनको दी थी। घर त्याग करके 21 वर्ष की आयु में इन्होंने दूसरे गुरु चुने, स्वामी विरजानंद, जो बहुत पूछे जाते हैं। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इसकी गो बैक टू वेदास। और साथ में एक बात इन्होंने कही थी, भारतीयों के लिए भारत। क्या? भारतीयों के लिए भारत की बात इन्होंने कही थी। 1867 में ये घूमते हुए पहुंचे थे हरिद्वार। वहां इन्होंने देखा कि धर्म में किस तरह का पाखंड फैला हुआ है, तो इन्होंने पाखंड खंडिनी पत्रिका वहां पर जलाई थी। ठीक है। इन्होंने वैलेंटाइन सरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा है। देखिए, वैलेंटाइन सरोल ने किसी एक व्यक्ति को और कहा था, बताइए जरा किनको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भी कहा था। दरअसल में हुआ यह था कि उस समय पर जो हिंदू धर्म के लोग थे, बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर दी थी आपका दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने कहा था इस धर्म में जो पाखंड है वो हमको दूर करने होंगे हिंदू धर्म से, नहीं तो ये धर्म कमज़ोर हो जाएगा। और उस समय में कहते हैं कि इस भारत की लगभग पॉपुलेशन का एक चौथाई जनता उनके विचारों से सहमत थी और उनके साथ में क्या बोलेंगे, उनकी बातों से सहमत होने। बाद में इनको जहर दे करके इनकी हत्या कराई, कहते उसमें भी ब्रिटिश सरकार का हाथ था। ठीक है। तो वैलेंटाइंस रोल क्योंकि इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो सब लोग थे देश में वो इकट्ठे और एकत्रित होने लगे थे, वो बातों को समझने लगे थे दयानंद सरस्वती की कि किस तरह से हमारे धर्म को कमज़ोर किया जा रहा है, या फिर किस तरह से पाखंड और अंधविश्वास फैला करके यहाँ की चीज़ों को मजाक के तौर में पेश किया जा रहा है। तो बाल विवाह रोकने के बहुत प्रयास किए इन्होंने। इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज का जो नेतृत्व किया वो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने किया था। 1886 में यही लाला हंसराज थे जिन्होंने डीएवी की स्थापना की। जैसे आप अपने आसपास देखोगे डीएवी स्कूल होते होंगे, है कि आपके पास, आपके शहर में, आपके आसपास डीएवी स्कूल आपने जरूर सुना होगा। ये वही डीएवी स्कूल है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। पहले इन्हें इसको इसको लिखते हैं, ये आपका किसमें, संस्कृत में लिखते हैं, क्योंकि संस्कृत पर इनकी अच्छी पकड़ थी। लेकिन फिर लोग इनको सलाह देते हैं कि आप इसको हिंदी में लिखिए, तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और फिर इसमें कुछ अशुद्धियाँ जो रह गई थी उनको दूर करके, शाब्दिक अशुद्धियाँ थी, तो इसको दूसरा संस्करण लाया गया था हिंदी में। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इसका प्रकाशन जो हुआ वो 1875 में हुआ था अजमेर में। ठीक है, 1875 में। भाषा इसकी थी हिंदी। 1872 में केशव चंद्र सेन जो थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदी के लिए इनको प्रेरित किया। तब ये दूसरा संस्करण लेके आए 1882 में। 1877 में इन्होंने आर्य समाज की शाखा लाहौर में खोली और इसी वर्ष भारत का पहला हिंदू अनाथालय स्थापित किया। यानी भारत में जो पहला अनाथालय है वो किसने स्थापित किया था? तो आप कहेंगे पहला हिंदू अनाथालय ये आपका दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि उधर ईसाई भी खोल रहे थे। और ईसाई ये कह रहे थे कि भाई जिनके कुछ बच्चे नहीं हैं तो वो इधर रहो आकर, जिनके मतलब माता पिता नहीं है वो इधर रहो। और वो फिर उन बच्चों को ईसाइयत में कन्वर्ट करते थे, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने इस तरह के अनाथालय भी खोले थे। इन्होंने बोला लड़की की शादी की उम्र 16 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और लड़के की जो शादी की उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी 1882 में। 1882 में पंडिता रमाबाई के नेतृत्व में। सरस्वती और पंडिता की उपाधि पाने वाली पहली महिला कौन थी आपका? वो यही थी। आर्य समाज से जुड़े पत्र हैं सुधर्मा और सुभाष पत्र, जो लोगों को मतलब आपका जो आर्य समाज है उसके बारे में नॉलेज देते थे, प्रचार प्रसार करते थे कि आर्य समाज से आप कैसे जुड़ सकते हैं, आर्य समाज में क्या कार्य हमको करने होंगे, तो विभिन्न प्रकार की आपका जो भी अंधविश्वास की चीज़ें हैं उनको दूर करना होगा, इस तरह से।
एक चला था थियोसॉफिकल आंदोलन, ये एक आध्यात्मिक संस्था थी। ये दुनिया में इन्होंने काम करना शुरू किया कि दुनिया में जो गोले काले का भेद है, नस्लों के भेद हैं, जाति के भेद हैं, क्योंकि दुनिया में देखिए कहीं ना कोई भेद आपको मिलेगा। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने कहा कि भाई इनको दूर करना है हमको। तो नस्ल भेद को दूर करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1875 न्यूयॉर्क में। संस्थापक थी इसकी मैडम हेलेना ब्लाटावस्की और हेनरी अल्काट। इन संस्थाओं के एक तो स्थापना वर्ष याद रखना, क्या क्या इनके वर्ष और इनके जो संस्थापक हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त आपको कुछ पता हो चाहे ना पता हो। ठीक है, तो दिक्कत, तो 1879 में इन्होंने मुंबई में कार्यालय खोला, 1886 में चेन्नई में कार्यालय खोला। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ती हैं। ठीक है, एनी बेसेंट जी की बात करें तो ये 1847 में जन्मी थी और 1933 में इनकी डेथ हुई थी। अडियार चेन्नई में इनकी डेथ हुई थी। इंडिया ये आई थी 1893 में। 1898 में इन्होंने इंडिया में एक CHC की स्थापना की थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और कभी भी पूछे यही CHC नींव बना था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। किसके लिए? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की वो किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। पूरे देश में बहुत सारे राजाओं से इन्होंने चंदा मांगा इसके लिए और बहुत सारे लोगों ने मदद की। गांधी जी भी इस समय देश में आ चुके थे, उन्होंने भी अपना व्याख्यान दिया था यहाँ जा करके। ठीक है, अपना व्याख्यान दिया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं। ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था का गठन इन्होंने किया। जातीय भेदभाव, बाल विवाह का विरोध भी करना शुरू किया। इन सबको भी रोकने का इन्होंने काम किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1907 में जो इस संस्था को चलाते थे कर्नल अल्काट, उनकी डेथ हो गई। 1907 में एनी बेसेंट इसकी तब अध्यक्षा बनी। तो बहुत पूछा जाता है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी थी? रामकृष्ण मिशन एक संस्था थी जिसने भारत में आपका समाज सुधार का काम किया। रामकृष्ण ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और कोई भी छात्र शायद ऐसा नहीं होगा जिसने स्वामी विवेकानंद जी का नाम ना सुना हो। अब में से कोई है तो लिख के बताइए, एक बार एनर्जी भेजिए सारे लोग, नो, ताकि हमको लगे कि हमारा यूथ स्वामी विवेकानंद जी को जानता है। उनके बारे में आप लोगों को सीखना भी चाहिए, वो क्या सोचते थे, क्या विचार करते थे। आपको लगेगा ना जैसे कि आज स्वामी विवेकानंद जी को बहुत अच्छे से सम्मान मिलता, उनके समय पर भी मिलता था? नहीं। इस देश में उस समय के जो अंधविश्वासी लोग थे, जो इस देश में पाखंड फैलाने वाले लोग थे, वो स्वामी जी की खूब आलोचना करते थे और वो चाहते थे कि इनके खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा चला करके लोगों को इनके खिलाफ कर दिया जाए। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके खिलाफ लोग खड़े करे जाते हैं। तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ना जाने क्या क्या लिखा जाता था। ये सिगार पीते हैं, ये मांस खाते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी होती थी और वो पूरे जीवन भटकते रहे थे ऐसी संस्था के पैसे इकट्ठा करने के लिए कि एक संस्था मैं बना दूं, लेकिन अपने जीवन भर नहीं बना पाए थे। कभी आपके पास समय हो परीक्षा के बाद में, हमारा विवेकानंद जी पर एक लेक्चर है यूट्यूब पर, बहुत आराम से बहुत विस्तार से आप उसको समझना। उनके पत्रों का बहुत सारों का जिक्र मैंने उसमें किया है। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, जिनका फोटो लगा हुआ है। ये इनकी पत्नी है, लेकिन ये पत्नी में अपनी पत्नी में माँ काली का रूप देखते थे। इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिनको नरेंद्र दत्त के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। अब मुझे बताओ 12 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनकी मृत्यु जो हुई वो 4 जुलाई 1902 को हुई। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। इन्होंने एक बात कही थी वहाँ, बहुत ज़बरदस्त एक भाषण इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा पश्चिम में विज्ञान बहुत आगे है, लेकिन पूर्व में स्पिरिचुअलोजी, जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि हमारे यहाँ पूर्व में जो अध्यात्म है वो बहुत आगे है। तो इन्होंने ये बात कही थी कि पश्चिम के भौतिकवाद को यदि पूर्व के अध्यात्मवाद से मिला दिया जाए तो ये दुनिया बेहतरीन हो जाएगी, बेहतरीन परिणामों में होगी। जी पवन साकिया जी। भैया मैं बस चीज़ों को पढ़ रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा उनको जो आप महत्वपूर्ण बताते हो उसके आसपास की चीज़ों को याद कर लेता हूँ। बहुत परफेक्ट तरीका है, जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ उन चीज़ों को देख लेना एक बार। महत्वपूर्ण लिख रहा हूँ, भूलना नहीं। इन्होंने एक स्लोगन दिया था आपका स्वामी विवेकानंद जी ने, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने मंजिल को प्राप्त ना हो जाओ। एक किस्सा भी हम इनका सुनाते थे। एक बार इनके पास एक शिष्य आया, तो उसने कहा यार एक काम करो, मुझे कुछ चाहिए कि मैं भटकूँ ना अपनी ज़िंदगी में। तो उन्होंने अपना कुत्ता दे दिया। ऐसा होता है ना एग्जाम टाइम पर बहुत बच्चे भटक जाते हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ये भी कर लूँ।
तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिष्य को कुत्ता दिया, बोले इसको घुमा के लेके आओ। अब वो कुत्ते घुमाने ले गया। अब थोड़ी देर बाद वो देखा आके कि आदमी आराम से आया, कुत्ता बहुत तेज हाँफ रहा था। उन्होंने कहा तुम तो देखो इतना नहीं हाँफ रहे हो, लेकिन कुत्ता बहुत हाँफ रहा है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा जी ये कुत्ता इसको जो कुछ भी दिखता था उस ओर दौड़ पड़ता था। तो उन्होंने कहा बस जीवन का मूल्य यही है, जो कुछ दिखे उसकी ओर दौड़ नहीं पड़ना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है, वही चीज़ें आपको मंजिल की ओर ले जाएंगी। ठीक है। इनकी पुस्तकें हैं कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। राजयोग पुस्तक इनके मरने के बाद में प्रकाशित हुई थी। एक किताब है भक्ति योग, न भूतो न भविष्यति, संगीत कल्पतरु, माई मास्टर, इंस्पायर्ड टॉक। इनका पत्र है उद्बोधन, जो कि बंगाली भाषा में इन्होंने लिखा था। एक किताब है इनकी आपका प्रबुद्ध भारत, एक पत्र ही कहिए जो अंग्रेजी भाषा में आता था, अंग्रेजी भाषा में। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ, इनके भाई का नाम था भूपेंद्र नाथ, इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी। स्वामी की उपाधि रामकृष्ण परमहंस और जयसिंह राठौड़, इन दोनों के द्वारा इनको दी गई थी। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और खेतड़ी के महाराज थे जयसिंह राठौड़। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली के उपासक थे। इन्हीं की याद में इन्होंने, अपने गुरु की याद में उनकी शिक्षाएं चलती रहीं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद हमेशा ये कहते हैं मैं तो अपने गुरु की शिक्षाओं को प्रसारित कर रहा हूँ। तो उसके लिए उन्होंने रामकृष्ण मठ बनाया था 1899 चेन्नई में। क्या काम करते थे? वेदांत का प्रचार। वेदांत समझते हैं किसको कहते हैं? वेदांत बोलते औपनिषदिक ज्ञान को। उपनिषदों में, भारतीय उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है, उन्होंने कहा जो उपनिषद हैं, जो वेदांत हैं, सिर्फ वही सत्य है, इसके अलावा सारी बातें झूठ है। ठीक है। तो जो लोग हैं, प्राचीन मनीषी ऋषि लोग रहे, उन्होंने उपनिषदों का बहुत अच्छा अध्ययन किया था, वेदांत का बहुत अच्छा अध्ययन किया था। मायावती अद्वैत आश्रम इन्होंने बनाया। वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना यूएसए में, जो पहली वेदांत संस्था थी, वो इन्होंने स्थापित की थी। विवेकानंद ध्यान स्थल जो रहे, इन्होंने कहाँ कहाँ पर, यानी इन्होंने ध्यान कहाँ कहाँ पर लगा था? बेलूड़ मठ कलकत्ता में इन्होंने ध्यान लगाया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, आप जाओगे ना ऐसे अभी दक्षिण घूमने जाओगे तो इधर अरब सागर है सारा, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। तो यहाँ पॉइंट आता है कन्याकुमारी के यहाँ पास में, यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, क्योंकि ये समुद्र में तैर के उस पत्थर पे ध्यान लगा के आए थे। अब वहाँ सरकार ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल लगा दिया। मैं गया था वहाँ, तो विवेकानंद जी की एक मूर्ति थी, एक कोने में माँ शारदा, इनकी जो गुरु माँ थी, उनका फोटो लगा हुआ है। तो यहाँ इन्होंने 3 दिन तपस्या की थी, मेडिटेशन किया था, 25 से 27 दिसंबर 1892 में। इसके बाद गए थे कसार देवी टेम्पल, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। ये भी दुनिया में मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए जानी जाती है ये जगह। कहा जाता है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के विशेष प्रभाव की वजह से आपका ध्यान जो है वो केंद्रित होता है, और दुनिया में ऐसी निश्चित ही जगह हैं। ठीक है। 2 ही जगह बताई जाती हैं, इवन इंडिया में एक ही कसार देवी है। मुस्लिम सुधार आंदोलन के लिए क्या हुआ? क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन के फादर कौन है? तो फादर थे सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, इन्होंने भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत भी इनको कहा जाता है, जैसे हिंदुओं में राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनका उद्देश्य था मुस्लिम समाज में भी आपका आधुनिक शिक्षा आए। ठीक है। आधुनिक जो आपका पश्चिमी शिक्षा है, वेस्टर्न एजुकेशन आए, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिगोचर है, वो प्रचार हो, लोग उसके बारे में बात करें। इनकी बुक थी असबाब बगावत हिंद। ठीक है। 1858 में इन्होंने दरअसल में बताया था इंडिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 में, उसके कारण क्या थे, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी कि लोग साइंटिफिक टेम्पर अपना विकसित करें, वैज्ञानिक तरीके से अपना विचार करें, सोच करें, और फिर इसी का इन्होंने इस्तेमाल किया पुस्तकों को, जो भारतीय ज्ञान था उसका उर्दू भाषा में ट्रांसलेशन के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की थी 1875 में। 1877 में इसका नाम हो गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और यही फिर 1920 में एएमयू बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एएमयू कहाँ पर है, कौन बताएगा? तो आप कहेंगे भैया अलीगढ़ में। तो पहले वो अलीगढ़ स्कूल था, फिर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, और 1920 में उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है बॉस। 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की, क्योंकि इस समय पर आपको पता होना चाहिए कांग्रेस बन चुकी थी 1885 में। अब कांग्रेस तो काम कर रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध, तो अंग्रेजों को कोई एक ऐसी संस्था चाहिए थी जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो सके। तो इधर इन्होंने पुश किया किसको? सर सैयद अहमद खान को।
और कांग्रेस का विरोध करने लगे यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन बना करके। और इसी बात में खुशखबरी पर अंग्रेजों ने सैयद अहमद खान को नाउठौड़ की उपाधि दी कि भैया तो हमारी मदद कर रहे हैं। ये क्या थे, पीरी और मुरीदी प्रथा के खिलाफ थे। ये कहते थे कि भाई जो गुरु है और उसके कुछ शिष्य होते हैं वो अंधभक्ति का शिकार हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। गुरु जो भी कह देगा वही सत्य है। बोले भैया बहुत बच्चा बीमार है, बोले मिट्टी खा लो। है ना, एक देश में निर्मल बाबा बहुत तांत्रिक होते, झिंगुर बाबा का केस आपने सुना होगा यूपी में। बहुत ना जाने कितनी तरह के लोग होते हैं। तो ये उस प्रथा के खिलाफ थे। एक देवबंद आंदोलन चला, किसने चलाया था? इसके प्रवर्तक थे काशिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। इनका उद्देश्य क्या था कि भाई सैयद अहमद खान भारत में जो मुसलमान हैं उनको वेस्टर्न का एजुकेशन से जोड़ रहे हैं, कल को बोलेंगे पश्चिमी आपका जो संस्कृति है उसको अपना लो। तो इन्होंने बोला अभी विरोध करो, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। इन्होंने कहा जो शिक्षा है उसका आधार कुरान और हदीस की शिक्षा होनी चाहिए। 1866 में इन्होंने दारुल उलूम की स्थापना की जो कि यूपी में है, सहारनपुर में। ठीक है। एक प्रार्थना समाज रहा, ये तो मैं आपको बता चुका था, प्रार्थना समाज सारा पहले ही। महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। कौन थे एमजी रानाडे? यहाँ देखिए जरा, एमजी रानाडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ये स्लाइड में पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। तो और ये गोपाल कृष्ण गोखले किन के राजनीतिक गुरु थे जरा बताइए? तो आप कहेंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो महादेव गोविंद रानाडे की बात करें, इनकी बुक है राइज ऑफ मराठा पावर। ठीक है। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। पूना सार्वजनिक सभा, ये भी मैंने आपको बताई है। डीईएस भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डीईएस। ठीक है, डीईएस में बाकी कौन कौन लोग काम करते थे ये मैंने आपको बताया था। यंग बंगाल आंदोलन में आपको बता चुका हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप पढ़ चुके थे ना पहले भी समाज सुधारकों में। जी हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हम पढ़ चुके थे, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ज्योति गोविंदानंद फिंदे, ये जो आपका ज्योतिबा फूले जी के बारे में हम आपको बता चुके थे। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हम आपको बता चुके थे। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया था। ये सॉरी, ये थोड़ा पेज जो है वो कॉपी होकर रिपीट हो गया है। अभी हम वापस ले चलते हैं आपको वहीं। एक मिनट रुकना। देवबंद आंदोलन पर हम थे। अब हम आते हैं आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन संगठन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब जो भारत का आपका जो स्वाधीनता आंदोलन चला था वो इसी के आधार पर चला। कैसे जी? जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। इसने की थी एओ ह्यूम, एक अंग्रेज ने ही की, जो इंडिया में आईसीएस अधिकारी थे। इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। 1857 की जब क्रांति हुई थी, ये इटावा के कलेक्टर थे। लेकिन वहाँ जब भीड़ इनके पीछे भाग ली थी तो कहते हैं इनको आपका बहुत साड़ी पहन के भागना पड़ा था, वहाँ से भेष बदल के भागना पड़ा था। तो बाद में इन्होंने एक संगठन बनाया, बहुत विरोध हुआ, सब कह रहे थे अंग्रेजों ने ये तो, देखो ऐसा था, बहुत सारे लोग किससे खिलाफत करते थे? ब्रिटिशियर से। ब्रिटिशियर से। अब ब्रिटिशियर्स ने सोचा कि यार हमको जवाबदेही देनी पड़ेगी इनके खिलाफ में, अगर ये कुछ डिमांड करेंगे तो क्यों नहीं हम एक संस्था ऐसी क्रिएट कर दें कि ये लोग उससे उससे उम्मीदें रखने लग जाएं और हम उसको कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था, एओ ह्यूम सच में भारतीयों के लिए काम करना चाहते थे ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाए, इसीलिए उन्होंने ये संगठन बनाया था। तो एलन ऑक्टिवियम ह्यूम ने ये बनाया। और इस समय पर वायसराय कौन था कांग्रेस का? वो था डफरिन। 1884 से 88 रहा डफरिन। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, पहले जो संगठन था ये इंडियन नेशनल यूनियन था जिसको ये ह्यूम ने बनाया। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व कहा। इसने कहा ये जो अंग्रेज है ना ये खुद को बचाना चाह रहे हैं, इन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व लगा दिया। कुकर होता है, कुकर में देखा है आपने सेफ्टी वॉल्व, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसके थ्रू निकल जाता है। तो कहा ये लोग अगर विरोध करेंगे तो इसके थ्रू इन्हें कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए इसको बोला गया कि भाई ये तो एक प्रेशर कुकर की तरह काम करेगा, सेफ्टी वॉल्व। एओ ह्यूम की जीवनी लिखी है विलियम वेडनबर्ग ने। अरविंदो घोष ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कांग्रेस तो भीख मांगने वाली संस्था है, यानी कि कुछ मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, इस तरह से अपनी डिमांड रखते थे अंग्रेजों के सामने। डफरिन ने कहा ये बहुत थोड़े से लोग हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, अल्पसंख्यकों की संस्था है, बहुत थोड़े से हैं और बहुत दूर का इन्हें दिखता नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये साल में एक बार आते हैं, मीटिंग करके चले जाते हैं, वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा ये लोग यहाँ आते हैं मीटिंग करते हैं, इनके बस पद बंटते हैं इनके, तुम ये हो तुम फलाना हो।
तो ये लोग पदों के भूखे हैं। ये स्टेटमेंट दोस्त आपका कमीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यहाँ पर वनडे एग्जाम में स्टेटमेंट नहीं पूछे जाते हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने इसको 3 दिन का तमाशा कहा। विपिन चंद्र पाल ने कहा है कि ये आपका भीख मांगने का एक संस्थान है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको एक आंदोलन स्वीकारा था, तो एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा। जो कांग्रेस का गठन एलन ऑक्टिवियम ह्यूम ने किया, उनको 72 लोग मिले पहले। 72 लोगों को मिलाकर के उन्होंने संगठन बनाया। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से थे? बम्बई से। कितने लोग थे कुल मिलाकर के शुरुआत में? तो पहले पहले अधिवेशन में 72 लोग थे। सबसे ज़्यादा कहाँ से थे? बम्बई से थे। कुछ पत्रकार थे, कुछ वकील थे, इन लोगों को इन्होंने मिलाया। कांग्रेस में ज़्यादातर 2 तरह के लोग रहे, या तो नरम दल के या गरम दल के। नरम दल के लोग वो थे जो प्रार्थना लिख करके अपनी अपील करते थे ब्रिटिश सरकार से, चाहे वो उस पर काम करे या ना करे। गरम दल के लोग कहते थे कि नहीं, तीव्र प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ठीक है, अगर ये हमारी बात नहीं सुने तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, यानी वो इवन हिंसा के पक्ष में भी हो जाते थे। दादाभाई नौरोजी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब नरम दल में थे। नरम दल वालों को कहते हैं इनकी 3P पॉलिसी थी, यानी ये याचिका दायर करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रचार करते थे, यानी इसको बोलते 3P पॉलिसी, पटिशन, प्रेयर एंड प्रोपागेंडा, बाकी कुछ नहीं। गरम दल वाले लाल बाल पाल, बाल गंगाधर, लाल लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इसी फिलॉसफी से बाद में फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, ये सब जुड़े थे। ये कांग्रेस के अधिवेशन है साथी कुछ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पहले 4 तो कभी भूलना ही मत, मैं आपको बताऊंगा, महत्वपूर्ण मार्क करूंगा। पहला गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ, होना वो पूना में था, लेकिन पूना में क्या है, प्लेग फैल गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। पहले जो आपका साथी याद रखेंगे, जो आपका पहले अध्यक्ष थे वो 72 प्रतिनिधियों के साथ में आए। 72 प्रतिनिधि। SN बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे, अपना संगठन चला रहे थे। ये 28 से 31 दिसंबर तक चला, यानी कि 4 दिन चला। इसमें 9 प्रस्ताव कुल रखे गए कि भाई इन पर हम काम करेंगे। 1886 में कलकत्ता में दूसरा हुआ, इसमें दादा भाई नौरोजी। देखिए, गांधी जी जब तक देश में नहीं आए थे तब तक ये मानिए कि सबसे ज़्यादा जो सम्मान था भारतीय राजनीति में वो दादा भाई नौरोजी का था इस समय पर। तो ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। जैसे टाटा जी है ना, रतन टाटा जी, वो पारसी हैं, तो पारसी फैमिली है। जैसे फिरोज गांधी थे, फिरोज गांधी जिनसे इंदिरा गांधी जी ने शादी की थी, वो भी पारसी थे। हमारे देश में प्रोपेगेंडा चला दिया गया था कि वो मुस्लिम थे, राहुल गांधी मुस्लिम है। इस तरह से चल जाता है सब कुछ, मतलब मीडिया कुछ भी फैला देती है, जो प्रिंट मीडिया ये सब है, कुछ भी करा लो इनसे। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, 434 सदस्य आए, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि आपका SN बनर्जी का था, इनका विलय हो गया। तीसरे में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने नारा दिया कांग्रेस बनो, और 607 सदस्य जुड़ गए। चौथा इलाहाबाद का जॉर्ज यूल, वो पहला अंग्रेज था, 1248 सदस्य हो गए। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण। 1889 बम्बई बैडरबर्न, ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष रहे। कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, इसमें कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था। 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह शानी अध्यक्ष थे, और पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। कौन से अधिवेशन में? बहुत पूछा जाता है, कलकत्ता अधिवेशन में। यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वंदे मातरम को गाया गया। और जो ड्रेन थ्योरी थी, दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था, अपने इकोनॉमिक्स में यदि पढ़ा हो, इनकी एक किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय से उनका धन ये अंग्रेजों के द्वारा अपने देश ले जाया गया। उसी को हम बोलते हैं आपका धन बहिर्गमन का सिद्धांत। 1901 में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। अब ये मत सोचना जी गांधी जी तो 1893 में गए और 1915 में वापस आए। तो गांधी जी बीच बीच में भी इस देश में आते रहते थे, उन पर कोई रोक नहीं थी। ओके, हाँ, क्या बोलेंगे? बम्बई में हेनरी कॉटन जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। 1905 वाराणसी में हुआ। बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन की मांग किस अधिवेशन से उठी थी? तो वाराणसी अधिवेशन से उठी थी। 1906 स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1907 सूरत में कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में बट गई, और इसके अध्यक्ष भी बहुत पूछे जाते हैं, रास बिहारी घोष। नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। 1911 में कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण धर, यहाँ पर गाया गया आपका जन गण मन। क्या गाया गया? जन गण मन। यहाँ जन गण मन गाया गया,
और उस जनगण मन को तत्वबोधिनी पत्रिका में लिखा गया था, तत्वबोधिनी पत्रिका में। 1916 में लखनऊ लखनऊ पैक्ट हुआ। ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ इन्होंने मचाया कि भाई हमको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना है, तो नरम दल गरम दल अलग अलग हम ही बट जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे। इस समय पर आपका खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था उसके लिए भी बोला गया कि भाई यार, नहीं सॉरी, खिलाफत तो 1919 में चला, गलत मैं बोल गया अभी। इस समय पर वो आपका जो मुस्लिम लीग के द्वारा 1906 में चल रहा था, आपका मुस्लिम अलग अलग अपनी अधिकारों की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा नहीं यार, इस एजेंडे पर हम एक साथ नहीं होंगे तो फिर हम ब्रिटिशर से कैसे लड़ेंगे, तो सब साथ हो गए। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट ने प्रयास किया था। तो ये कब एक हुए, इसके अध्यक्ष कौन है पूछे जाते हैं। तो अलग कब हुए, सूरत में। एक कब हुए, आपका लखनऊ में। 1918 पहली बार कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन बुलाया, यानी साल में एक तो आता ही था, कभी कभी जरूरत होती तो विशेष अधिवेशन भी अपना ये बुला लेते थे। ठीक है, ऐसे ये खिंचा हुआ है यहाँ से आज पूरा, चनका आ जाता है ना जैसे, ऐसे हाथ घुमाने में दर्द है। 1918 दिल्ली, ऐसे होती है ना बारात में, तो बारात के लिए उन्होंने मुझे खींच लिया ऐसे। अब वो ऐसे झटका आ गया इसमें, दो लोगों ने खींच लिया। ऐसा होता ना, नहीं भैया मैं नहीं डांस करूंगा, पीछे से खींच गया। 1918 दिल्ली में मदन मोहन मालवीय। 1919 अमृतसर में मोतीलाल नेहरू खिलाफत आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। 1920 में विशेष अधिवेशन कलकत्ता का लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। 1920 नागपुर में विजय राघवाचार्य असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। ये दोनों पूछी जाती हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया, तो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। और वो एक विशेष अधिवेशन था जो कभी कभी बुला लेते हैं, ऐसे स्पेशल मीटिंग आ जाती है ना, तो ये स्पेशल स्पेशल होता था सेशन। नियमित में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन असहयोग का विरोध कर रहे थे भाई, गांधी जी कह रहे थे असहयोग आंदोलन के लिए, एनी बेसेंट विरोध कर रही थी, मदन मोहन मालवीय विरोध कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना विरोध कर रहे थे, चित्तरंजन दास ये विरोध कर रहे थे, ये सब लोग गांधी जी का। इन्होंने कहा नहीं, इससे हम सफल नहीं हो पाएंगे। 1923 में काकीनाडा में मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स की नीति बना ली, है ना, जो बदल गए अपने साथ में और जो नहीं बदले। 1923 का विशेष अधिवेशन हुआ आपका कहाँ पर, दिल्ली में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। और इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1924 बेलगांव इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बस, कर्नाटक में। 1925 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला बनी, ठीक है, कानपुर में। और 8 साल के बाद में फिर अगली महिला 1905 और 1925 और 8 कितने होते हैं, 1933। 1933 और 8 कितने होते हैं बताएंगे, 1925 1933 पहली भारतीय महिला। लेकिन 1917 वाली याद रख लेना, 1917 नहीं लिखा हमने, सॉरी। 1917 में भी आपका याद रख लेना, यहाँ लिख देते हैं हम एक बार। 1917 में एनी बेसेंट भी अध्यक्ष रही थी, लेकिन क्या ये भारतीय थी, नहीं भैया, ये तो आयरलैंड की थी। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष ये रही थी, पहली 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 महिला महिला अध्यक्ष ये रही थी एनी बेसेंट 1917 में। इसके 8 साल बाद जोड़िए, 17 और 8 25, 17 और 8 25, 25 और 8 फिर 33 में। पूर्वोत्तर भारत का पहला अधिवेशन कौन सा है जहां पर कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया गया, गुवाहाटी का। 1929 लाहौर, पूछा ही जाएगा आपसे हर हाल में, इसी बार एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और इन्होंने कहा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा हम फहराएंगे। 26 जनवरी 1930 को हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा। हालांकि अब तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनता है, लेकिन उस समय स्वतंत्रता दिवस की बात हुई थी। 1930 और 35 कौन, 2 वर्ष ऐसे हैं जब 1930 से 35 नहीं, 1930 और 35 सिर्फ यही 2 वर्ष ऐसे हैं जब आपका कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। ओके, हाँ जी। 1931 कराची, ये जब हमारे शहीद भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी उसके कुछ दिन बाद का अधिवेशन था। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर आपका गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे कि भाई आपने भगत सिंह जी की फांसी क्यों नहीं रुकवाई। तो गांधी जी ने यहाँ पर कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। किसानों के अधिकारों की बात पहली बार की गई किसी अधिवेशन में, तो वो कराची है। 1937 फैजपुर गांव में हुआ पहला अधिवेशन है, ये सब आपको याद होगा। 1938 हरिपुरा, और ये कांग्रेस के संकट के दिन कहे जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों था।
1938 हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इसके बाद में जब अगले साल चुनाव की बात हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी की शैली के गांधी जी खिलाफ थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस थोड़ा तीव्र और आपका तेज डिसीजन लेने वाले व्यक्ति थे, गांधी जी थोड़ा आपका नरम दल टाइप के थे। कहने का मतलब है कांग्रेस में बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी लोकप्रियता की वजह से नापसंद करने लग गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी फिर से बोले कि भाई मैं अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। चुनाव की स्थिति आ गई। चुनाव की स्थिति आई तो सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव लड़े। इधर गांधी जी ने अपने कैंडिडेट थे बी पट्टाभी सीतारमैया, उनको चुनाव में खड़ा कर दिया। और सब जगह प्रचार किया गांधी जी ने कि अगर पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई तो मेरी हार उसे समझना। तो इस तरह से गांधी जी उस चुनाव को क्या बोलेंगे, उनके जो पट्टाभी सीतारमैया थे वो चुनाव को हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस फिर से जीतते हैं। ये त्रिपुरी एमपी में हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जीते तो कांग्रेस की कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्यों ने आपका क्या बोलेंगे इस्तीफा दे दिया था। और इसकी वजह से फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि यार ये मुझे ऐसे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया। और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उनकी जगह अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। 1940 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस दौर में कोई भी आपका लेकिन लंबे समय के लिए अबुल कलाम आज़ाद को ही बना दिया गया अध्यक्ष। और ये मैसेज आने लगे कि भी इसके बाद आज़ादी मिल जाएगी। 1940 मेरठ स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बाद में पट्टाभी सीतारमैया को भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो कांग्रेस की बात हुई, कांग्रेस के कुछ अधिवेशन जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग जो कि आपका 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। करजन ने किस नियत से किया था? भारत में सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने के लिए, ताकि ये अपने कॉन्फ्लिक्ट में पड़े रह जाएं। और ऐसे में ही इन्होंने मुस्लिम के बहुत सारे नेता को, अंग्रेजों ने ये कहा मुस्लिम नेताओं को कि आपके अधिकारों की रक्षा अगर आपको भारत में करनी है तो आपको अपना एक संगठन बनाना होगा। तो इसके लिए आपका वायसराय मिंटो से आपका शिष्टमंडल के 35 लोग मिलते हैं। अलीगढ़ स्कूल के सचिव थे मोहसिन उल मुल्क, आगा खान थे, हाकिम अजमल थे। इन्होंने डिमांड की कि जी हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी अलग बने, हमारे लिए विधान परिषद हो, हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड होना चाहिए ताकि हम अलग से आपका वोट डाल सकें, अपने लोगों को चुन सकें। लेकिन संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के? तो वो थे सलीमुल्लाह खान, ढाका के नवाब। पहले अध्यक्ष बनाया गया मुश्ताक हुसैन को। फिर जिन्ना भी मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? आपका 1913 में जिन्ना शामिल हो गया। मुस्लिम लीग का संविधान जो कहलाता था वो कहलाता था ग्रीन बुक। इसको तैयार किया था आपका किसने? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। मुस्लिम लीग के उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन किया गया था कि भाई हम किस तरह से अपने लोगों के, जो मुस्लिम लीग जो है अपने लोगों के हितों की सुरक्षा करेगा, हितों की सुरक्षा करेगा। ठीक है यार, ये रिपीट हो गया है इसमें से, है ना। पीडीएफ हम जब अपलोड कराएंगे तो इसको हटवा देंगे। ओके, इसके बाद में नहीं, कर्जन तो हमने पढ़ा दिया आपको। अच्छा, बंगाल विभाजन नहीं पढ़ाया था ना मैंने आपको। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। मुस्लिम लीग मैंने बताया, मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन के बाद में पढ़ा। तो अगली कक्षा में हम बंगाल विभाजन से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? बंगाल विभाजन से। आज आपकी छोटी सी कक्षा रहेगी, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और इसको मैं थोड़ी पीडीएफ को अरेंज कर देता हूँ, इसमें शायद पेज आगे पीछे कॉपी पेस्ट लग गया है गलती से। यही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लगभग तीन तीन क्लासेस और आपका, यानी कि छः, कल 6, 7 और 8, 6, 7, 8, 8 तक हो जाएगा ये। और फिर 9, 10, 11, 12, मैक्स 12, कोशिश करेंगे 11 तक ही हो जाए। ठीक है, तो वो फिर आपका एंशिएंट हिस्ट्री उसमें हो जाएगा, हम आपको बताएंगे। बस ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इन पर आप प्रकाश डालते रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, बिना डरे पढ़ते रहिए। अभिषेक भाई, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, डर के यार रोज एक ही बात क्यों बुलवाना चाहते हो? इसलिए तो नहीं बोलते कि मैं तुम्हारा नाम बोलूँ। पढ़ो यार अच्छे से, इतने साल से आप पढ़ रहे थे, प्रॉपर 1 साल से पढ़ रहे हैं आप। कितने दिन से हम बोल रहे थे, रिवीजन भी हो गया लोगों का एक इंटू पॉइंटों में, इतने प्रैक्टिस सेशन करा दिए। ये कॉमन चीज़ें हैं। जिस बच्चे का सिलेक्शन होना वो एकदम से स्टेज पे इनको उड़ा के फेंक देता है, वो रिवीजन चल रहा है। या तो आप लेट हैं पढ़ने में, देर से आप जागे हैं, कोई नहीं, हिम्मत रखिए, आगे सफल होंगे। ख्याल रखिए अपना।
बस मेहनत करिए और ऊर्जा से हमेशा आशावादी रहिए, निराशावादी मत बनिए। ओके, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।